तो बेटा अब अपने बात करने जा रहे हैं ट्रेंड्स और वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो ट्रेंड्स और वेरिएशन अपने देखने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस का। तो सबसे पहले अपने एक एक करके हम ब्लॉक वाइज ट्रेंड डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एस एंड पी ब्लॉक में ट्रेंड। तो एस एंड पी ब्लॉक में ट्रेंड्स हमारे पास में कैसे रहते हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो एस एंड पी ब्लॉक में हमारे पास में जब हम एस ब्लॉक में डाउन द ग्रुप आते हैं, यानी कि इन ए कॉलम या इन ए पीरियड, अच्छा लेफ्ट से राइट जब जाएंगे तो हमारे पास में क्या होता है बेटा, लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, मैंने आपको बताया था। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस वेयर एज शेल नंबर रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब सेल नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, तो जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, देयरफॉर अट्रैक्शन फोर्स increases on the electron, attraction increases, and attraction increase होने से we can say that atomic radius will decrease from left to right. Atomic radius decrease in S and P block from atomic radius decreases in S and P block, decreases in S and P block, S and P block from left to right, from left to right. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जब जैसे जैसे लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो साइज़ डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि लेफ़्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, तो ये अपने पास में लेफ़्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस का सीक्वेंस हमें डिक्रीजिंग मिलेगा, इस पैटर्न में मिलेगा। पर नियॉन जो है आप ध्यान रखें, नियॉन जो है ये कोई नॉन बॉन्डेड एटम है। नियॉन एक वंडरवॉल रेडियस अपने इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो वंडरवॉल रेडियस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वंडरवॉल रेडियस हमेशा कोवलेंट रेडियस से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे पास में नियॉन का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगा बेटा। क्योंकि क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो अपने पास में वैसे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, तो इन सब के जो रेडियस होते हैं हमारे पास में, जैसे मान लीजिए लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इन सब में हमारे पास में लिथियम बेरिलियम जो होता है इनके मेटेलिक रेडियस कैलकुलेट होते हैं। तो मेटेलिक रेडियस बड़े होते हैं बेटा, तो मेटेलिक रेडियस इनके बड़े होते हैं। फिर हमारे पास में इनके लिए मेजर होता है बेटा कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस इन जनरल स्मॉल होता है। तो हमारे पास में इन जनरल एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को आप लिख लीजिए कि वंडरवॉल रेडियस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन मेटेलिक रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस इज़ ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियस। ये हमारे पास में एक सिंपल सा, ठीक है ना, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होता है। वंडरवॉल रेडियस ज़्यादा होता है मेटेलिक से ज़्यादा कोवलेंट रेडियस होता है। तो हमने जब देखा तो नियॉन का रेडियस हमें क्या मिला, फ्लोरीन के रेडियस से हमें ज़्यादा मिला। ऐसा हमें हर जगह नहीं देखने को मिला। जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे कि ये कहाँ कहाँ पे अपनों को ऐसा देखने को मिला, तो सपोज़ करें हमारे पास में आ जाता है सपोज़ करें हमारे पास में आ जाता है जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। तो हीलियम का जो आपके पास में जो साइज़ होता है वो हाइड्रोजन से बड़ा होता है। हीलियम का रेडियस इज़ लार्जर देन हाइड्रोजन रेडियस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर हमारे पास में ऐसा भी होता है कभी कभी कि रेडियस वंडरवॉल रेडियस कम भी हो जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा रहते हैं। जैसे मान लो लिथियम है, थर्ड पीरियड में बात करें तो नियॉन का रेडियस और लिथियम का रेडियस, नियॉन का रेडियस बड़ा होता है। तो हमारे पास में जो ट्रेंड आता है वो इस टाइप से आता है। अगर मैं मान लीजिए पहले पीरियड की बात करूँ तो दो ही एलिमेंट है, दूसरे पीरियड की बात करूँ तो नियॉन का रेडियस बड़ा है, तो नियॉन का साइज़ सबसे बड़ा हो गया, इसलिए मैं नियॉन का रेडियस सबसे बड़ा मान लेता हूँ। फिर हमारे पास में आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है बेटा। तो ये अब मैंने सीक्वेंस लिख दिया है यहाँ पे। ये वंडरवॉल रेडियस है, वंडरवॉल रेडियस है। लिथियम बेरिलियम जो है आपके पास में, दिस इज़ मेटेलिक रेडियस, दिस इज़ मेटेलिक रेडियस, एंड बोरॉन से लेकर जो फ्लोरीन तक है इट इज़ नॉन एज कोवलेंट रेडियस,
ये कोवलेंट रेडियस। तो इन जनरल हमारे पास में ये पैटर्न फॉलो होता है। तो ये मैंने ऊपर लिखवा दिया आपको, वन डर वाल रेडियस इज़ ग्रेटर देन मेटेलिक देन कोवलेंट। तो ये सेकंड पीरियड का ट्रेंड होता है। इसी तरह अगर मैं थर्ड पीरियड में बात करता हूँ तो थर्ड पीरियड में भी मेरे पास में ऐसा ही ट्रेंड आता है। तो थर्ड पीरियड का ट्रेंड लिखें, थर्ड पीरियड का ट्रेंड लिखें। थर्ड पीरियड में हमारे पास में हो जाता है आर्गन, आर्गन और इधर हो जाता है सोडियम। तो सोडियम से बड़ा मिलता है मेरे को आर्गन का रेडियस, सोडियम से बड़ा मिलता है आर्गन का रेडियस। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा होता है आर्गन का साइज़, फिर होता है सोडियम, फिर होता है मैग्नीशियम, फिर होता है हमारे पास में सोडियम मैग्नीशियम, फिर उसके बाद में होता है बेटा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, देन क्लोरीन। तो सेम इसी पैटर्न में हमारे पास में है। सबसे पहले ये जो आर्गन है ये है वन डर वाल रेडियस, फिर हमारे पास में सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो है ये है मेटालिक, और सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर और क्लोरीन है ये आपके पास में नॉन मेटालिक। तो ये हमारे पास में पीरियड में थर्ड पीरियड तक का ट्रेंड रहता है। ये आपका हो गया पीरियड नंबर थर्ड। ठीक है बेटा। अब अगर मैं बात करता हूँ एस और पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम की, तो एस ब्लॉक में टॉप टू बॉटम की बात करते हैं एस और पी ब्लॉक में। तो अगर मैं टॉप टू बॉटम बात करता हूँ तो टॉप टू बॉटम शेल नंबर इंक्रीज होता है और Z इफेक्टिव भी इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, पर शेल नंबर ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, रेट ऑफ इंक्रीमेंट जो शेल का होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। ये जनरली इंक्रीज होता है, पर कभी कभी एक्सेप्शनली हमारे पास में क्या होता है साइज़ बराबर हो जाता है जब हमारे पास में Z इफेक्टिव भी इक्वल तेज़ी से बढ़े। तो दोनों फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कभी कभी होता है ऐसा, दोनों फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो साइज़ सब कभी कभी कांस्टेंट भी होता है, और कभी कभी ये जो Z इफेक्टिव है ये और ज़्यादा तेज़ी से अगर बढ़ जाएगा तो साइज़ डिक्रीज़ भी करेगा। तो ग्रुप के अंदर अपने पास में चलते हैं तो साइज़ कैन डिक्रीज इंक्रीज एज वेल एज रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसी सिचुएशन हमारे पास में देखने को मिलेगी। तो मैं आपको सबसे पहले शेल में लेके चलता हूँ, जो कि जो पहला जो ग्रुप है उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको मैं लूँगा नहीं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो डाउन द ग्रुप आते हैं जब आप, तो बेटा शेल नंबर ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ करता है। शेल नंबर इंक्रीज़ जो फैक्टर होता है उससे एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना, Z इफेक्टिव भी इंक्रीज़ कर रहा है पर इतना नहीं इंक्रीज़ करता है। तो ज़्यादा फैक्टर डोमिनेटिंग कौन है, शेल नंबर। तो शेल नंबर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। शेल नंबर इंक्रीज़ होगा तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ होता है बेटा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपके पास में ये इंक्रीज़ होता है। बट क्या होता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो इनके बीच में जो इंक्रीमेंट तो हो रहा है, ठीक है ना, कि लिथियम का साइज़ छोटा होता है सोडियम से, सोडियम का साइज़ और स्मॉल होता है, सबसे बड़ा सीजियम होता है। इंक्रीमेंट तो हो रहा है पर इनके बीच में जो इंक्रीमेंट होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी कम होती है। ग्रोथ थोड़ी कम होती है। जैसे मान लो अपने पास में जो ग्रोथ है लिथियम सोडियम के बीच में डिफरेंस की जो ग्रोथ है, ये जो आपके साइज़ की जो ग्रोथ है ये ज़्यादा है। तो इनके बीच में अगर ग्रोथ x है, इनके बीच में अगर सोडियम और पोटेशियम और रुबिडियम की बात करें तो पोटेशियम और रुबिडियम के बीच में मान लो y है ग्रोथ, और सीजियम और फिर मैं ले लेता हूँ फ्रेंशियम। तो फ्रेंशियम के बीच में मान लीजिए आपके पास में जो ग्रोथ है, सीजियम फ्रेंशियम के बीच में जो ग्रोथ है वो z है। मतलब तो RNA/RLi जब मैंने देखा, x का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ Na/ रेडियस ऑफ Li। y का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ रुबिडियम अपॉन रेडियस ऑफ पोटेशियम। z का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ फ्रेंशियम अपॉन रेडियस ऑफ सीजियम। तो ये जो ग्रोथ है बेटा ये आपके पास में इस तरीके से आता है, x इज ग्रेटर देन y देन z। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि शेल तो नंबर इंक्रीज करता है पर सेल के बीच का जो गैप होता है वो डिक्रीज करता रहता है।
शेल के बीच में जो आपके पास में जो गैप है वो डिक्रीज़ करता रहता है। इस कारण से हमारे पास में इंक्रीज़ तो होता है पर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। तो सीजियम और फ्रेंशियम का जो साइज़ होता है वो लगभग क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि आर फ्रेंशियम 1 आर सीजियम जेड का वैल्यू जो होता है लगभग 1 के बराबर हो जाता है। तो ऐसा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ पे सीजियम से फ्रेंशियम में जो साइज़ होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। और इसका कारण हम ये देते हैं कि यहाँ पे शेल नंबर जिस तेज़ी से बढ़ रहा था, शेल नंबर का जो इफ़ेक्ट था, जिस तेज़ी से शेल नंबर बढ़ रहा था उसी तेज़ी से यहाँ पे जेड इफेक्टिव भी बढ़ गया। ठीक है ना, उसी तेज़ी से यहाँ पे जेड इफेक्टिव बढ़ गया। तो इसलिए दोनों ने एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर दिया, क्योंकि अगर शेल नंबर बढ़ता है बेटा तो एटॉमिक रेडियस हमने अभी पहले देखा था, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास में इस तरह से होता है। अब ये हुआ क्यों? तो ये बेटा हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब आप फ्रेंशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सीजियम से फ्रेंशियम में आते हैं तो यहाँ पे अपने पास में जो गैप होता है वो गैप होता है बेटा 32 का। 32 एटॉमिक नंबर में जो डिफरेंस होता है वो 32 का होता है। और जब भी एटॉमिक नंबर में डिफरेंस 32 का आएगा, मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे आपके पास में जो गैप है वो कितने का है, 32, यानी कि सीजियम और फ्रेंशियम के एटॉमिक नंबर का गैप 32। तो जब भी 32 का गैप आएगा तो क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एस में जाते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पी सब शेल में जाते हैं बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सब शेल में जाते हैं और 14 जो है वो एफ सब शेल में जाते हैं। अब मैं अगर इनके साइज़ की बात करूँ तो एस का साइज़ सबसे छोटा होता है, पी का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, डी का साइज़ और भी ज़्यादा डिफ्यूज़ होता है, आपको पता है डी सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ होता है, डी का साइज़ भी बड़ा होता है। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन जब डी ऑर्बिटल्स में जाएंगे तो ये डी ऑर्बिटल्स का साइज़ बड़ा होने के कारण ये पुअर शील्डिंग करते हैं, यानी कि स्क्रीनिंग कम लगाते हैं। तो आपके पास में जो Z इफेक्टिव होता है वो आपका एक फॉर्मूला होता है Z माइनस एस, वेयर एस इज़ द स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने से यहाँ पे क्या होता है बेटा, Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर कम होगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम किसका होता है, सबसे कम होता है बेटा 14F, यानी कि F का साइज़ और भी बड़ा होता है, वेरी लार्ज। तो इसलिए क्या होता है, स्क्रीनिंग जो है वैल्यू है वो और भी ज़्यादा कम हो जाती है। स्क्रीनिंग वैल्यू कम होने से Z इफेक्टिव बेटा ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ होता है। आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि 32 जब होता है डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर, तो वहाँ पे एक Z इफेक्टिव में इंक्रीमेंट उतनी तेज़ी से होता है जितनी तेज़ी से शेल का इंक्रीमेंट होता है, शेल के कारण साइज़ में इंक्रीमेंट होता है। तो इस इफेक्ट को एक नाम दिया गया, इस इफेक्ट को नाम दिया गया कि 14F के जो इलेक्ट्रॉन है ये लेंथेनाइड्स में, लेंथेनाइड एलिमेंट्स में, लेंथेनाइड्स में गए हैं ये। तो इस 32 वाले इफेक्ट को अपने बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोला गया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जब भी 32 आया आपके पास में तो उसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नाम देंगे। तो ये जो आपके पास में साइज़ इक्वल हुआ है ये शेल नंबर और Z इफेक्टिव में इक्वल इंक्रीमेंट के कारण हुआ है। Z इफेक्टिव में ज़्यादा इंक्रीमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन सेंटर करे हैं, 32 इलेक्ट्रॉन और 32 प्रोटॉन। तो 32 इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स में गए हैं, 2s में गए हैं, 6p में गए हैं, 10d में और 14f में। d और f की पुअर शील्डिंग होती है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, इसलिए Z इफेक्टिव यहाँ पे बढ़ता है। इस इफेक्ट को अपने लेंथेनाइड इफेक्ट बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, और ये होता क्यों है, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ 4f ऑर्बिटल्स, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ 4f ऑर्बिटल्स ये होता है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं, अपने और ट्रेंड्स देखते हैं। तो हमारे पास में ये हो गया पहले लिथियम वाली फैमिली का। इसी तरह मेरे पास में बेरिलियम का भी सेम ही होता है। ठीक है, तो आगे लिखते हैं। तो लिथियम और बेरिलियम वाली फैमिली का सेम ही ट्रेंड है। तो मेरे पास में लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम, देन फ्रेंशियम, फिर बेरिलियम हमारे पास में यहाँ पे होता है बेरिलियम, फिर होता है मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम। तो ये हमारे पास में होता है बेटा
सारे के सारे जो ये हैं ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं मेरे पास में। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में आपको यहाँ पे अगर देखना है तो आप अगर देखेंगे तो नीचे आएंगे तो साइज़ क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, इन सभी में क्या होगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा। और इनका आपस में क्या सीक्वेंस होता है, तो इसका आपस में सीक्वेंस ऐसा होता है, बेरिलियम का साइज सबसे छोटा होता है, फिर आता है सोडियम, बेरिलियम, फिर लिथियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम आता है। तो ये हो गया एस, ठीक है ना। और फिर हमारे पास में आता है बेटा किसका, कैल्शियम का साइज, ठीक है, कैल्शियम का साइज, ठीक है ना। इसमें सीक्वेंस ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से चलता चलता है ट्रेंड हमारे पास में। अगर पूरे एस ब्लॉक की बात करें तो ये ट्रेंड हमें फॉलो करना है। तो आपको ये याद रखना है सत्यनारायण से, सत्यनारायण ट्रिक से याद कर लीजिए। सबसे पहले आता है बेरिलियम, फिर आता है लिथियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आएगा सोडियम, फिर उसके बाद में आएगा कैल्शियम, फिर आएगा स्ट्रोंशियम, फिर आएगा आपके पास में बेरियम, देन आएगा रेडियम, रेडियम के बाद में आएगा पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम, और फिर आपके पास में फ्रेंशियम, दो की रेडियो एक्टिव, ठीक है ना बेटा। सीजियम जो होता है ये आपके पास में लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, ये मेरे पास में एस ब्लॉक के ट्रेंड्स हो गए। एस ब्लॉक का साइज़ हमने डिस्कस कर लिया बेटा। लेफ्ट से राइट आते हैं तो कम ही होता है हमेशा, आप याद रखें। अगर इनका आपस में आप ध्यान रखेंगे तो लिथियम का साइज़ बड़ा होगा बेरिलियम से, सोडियम का साइज़ बड़ा होगा मैग्नीशियम से, देन सोडियम का साइज़ कैल्शियम से भी बड़ा है, ठीक है ना। तो पर आपके पास में फिर आएगा आपके पास में पोटेशियम, पोटेशियम का जो साइज़ होगा वो आपके पास में कैल्शियम से भी बड़ा होगा। तो इस टाइप का ये हमारे पास में लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ ही होता है। रुबीडियम का साइज़ स्ट्रोंशियम से बड़ा, सीजियम का साइज़ बेरियम से बड़ा। इतना ही याद रखें आप, फ्रेंशियम और रेडियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं ये हमारे पास में, इनका याद रखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास में हो गया एस ब्लॉक की ट्रेंड्स, नोट डाउन कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं पी ब्लॉक के ट्रेंड्स की। तो पी ब्लॉक के ट्रेंड्स में लिखें, पी ब्लॉक में क्या होता है हमारे पास में, इन पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में सबसे पहले हमारे पास में आता है ग्रुप नंबर 13। तो ग्रुप नंबर 13 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 13 जो होता है आपके पास में बोरॉन फैमिली वाला ग्रुप होता है। इसकी ट्रिक होती है बेटा, बोरॉन की ट्रिक होती है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो ये हमारे पास में ट्रिक होती है। जब हमने इसका एटॉमिक रेडियस देखा बेटा तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज आना चाहिए था, पर एल्यूमिनियम से गैलियम में डिक्रीज हो जाता है, फिर आपके पास में यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम से गैलियम में डिक्रीज होने का कारण क्या देते हैं हम, यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे जो गैप हुआ है ये 18 का गैप है एटॉमिक नंबर में, और ये 18 का गैप है, तो यहाँ पे लगता है एक कॉन्ट्रैक्शन जिसको अपने बोलते हैं डी कॉन्ट्रैक्शन। डी कॉन्ट्रैक्शन, तो डी कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है साइज़ जितना बढ़ना चाहिए तो उतना नहीं बढ़ रहा आपके पास में, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है साइज़ में। तो इसलिए हमारे पास में जो ओवरऑल ट्रेंड आता है वो ये आता है, बोरोन का साइज़ बड़ा, फिर गैलियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर आता है इंडियम, और देन आता है आपके पास में थैलियम। ये आपके पास में इसका ट्रेंड आता है बेटा। आपको ध्यान रखना है कि ये गैलियम का साइज़ इसलिए कम हुआ है क्योंकि डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है, शेल इंक्रीज होता है, शेल नंबर इंक्रीज होता है। पर शेल नंबर जिस तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है उससे ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। तो अब ज़्यादा तेज़ी से जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो आपका साइज़ क्या होगा, कम हो जाएगा। तो बस इतना सा ध्यान रखें ग्रुप 13 में। फिर हमारे पास में आ जाता है ग्रुप नंबर 14। तो ग्रुप 14 जो है हमारे पास में वो है कार्बन फैमिली का, कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है,
फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे 32 का डिफरेंस है। जैसे ही 32 का डिफरेंस आए आप बोल देना यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ग्रुप 14 तक लगता है और डी कॉन्ट्रैक्शन ग्रुप 13 तक लगता है। अब यहाँ पे डी कॉन्ट्रैक्शन नहीं लग रहा है, यहाँ पे 18 का इंक्रीमेंट है, बट यहाँ पे कोई डी कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगाना है आपको बेटा। डी कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो वीक इफेक्ट होता है, तो वीक इफेक्ट 14 तक नहीं लग पाता है, डी कॉन्ट्रैक्शन 14 ग्रुप तक नहीं लग पाएगा। पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन विल बी एप्लीकेबल अप टू ग्रुप 14, अप टू ग्रुप 14, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है तो ये 14 ग्रुप तक लग जाता है, इसके आगे नहीं लगेगा। और डी कॉन्ट्रैक्शन अप टू ग्रुप 13 तक ही लगता है, और ग्रुप 13 तक लग रहा है हमारे पास में, बस ये आपको याद रखना। फिर हम अगर आगे बढ़ें तो आगे हमारे पास में नॉर्मल ट्रेंड्स हैं सारे के सारे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ग्रुप 15 है, तो ग्रुप 15 में हमारे पास में जो ट्रेंड होता है वो नॉर्मल ट्रेंड है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इसमें डाउन द ग्रुप आएंगे तो आपका साइज इंक्रीज ही होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ग्रुप 16 में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, ग्रुप 17 में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, और ग्रुप 18 में भी कोई एक्सेप्शनल नहीं है, ठीक है। तो ग्रुप 16 में हमारे पास में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम होता है, तो ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही होगा बेटा। फिर हमारे पास में ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन होता है बेटा, तो इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही आएगा। फिर अपने पास में आता है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, तो इसमें भी हमारे पास में नॉर्मली आएगा। तो ये चारों आपके पास में एकदम नॉर्मल ट्रेंड्स हैं, नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन। हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, शेल नंबर को प्रायोरिटी दिया जाएगा, हमेशा किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, शेल नंबर को प्रायोरिटी दिया जाएगा। जेड इफेक्टिव को प्रायोरिटी नहीं मिल रहा है क्योंकि जेड इफेक्टिव का इफेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इसमें। फिर अपने बात करते हैं, अब ये पी ब्लॉक की बात कर ली हमने, अब हम आ जाते हैं एस और पी ब्लॉक के बाद में डी ब्लॉक पे। तो डी ब्लॉक में बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि डी ब्लॉक में जब आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे, डी ब्लॉक में जब आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो यहाँ पे पहले जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ होता है, पहले जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ होता है, ठीक है ना, फिर डिक्रीज़ होता है। तो लिखें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये सारे के सारे एलिमेंट्स मैंने लिख दिए, ये 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे। दीज ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज़। ये कौन सी सीरीज़ है बेटा, ये 3D सीरीज़ है। और 3D सीरीज़ में लेफ़्ट से राइट पहले जब जाते हैं हम तो पहले साइज़ डिक्रीज़ होता है, मैंगनीज तक डिक्रीज़ होता है, फिर उसके बाद में पेयरिंग होने लग जाती है तो यहाँ पे साइज़ लगभग बराबर हो जाता है, फिर लास्ट में जाके इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ तक तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं तो सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल होता है, ईच ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पे कूलाम्बिक रिपल्शन नहीं लग रहे होते, नो कूलाम्बिक रिपल्शन, नो कूलाम्बिक रिपल्शन, नो कूलाम्बिक रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए क्या होता है, जेड इफेक्टिव केवल एट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होता है, फिर यहाँ पे पेयरिंग होने लग जाएगी तो यहाँ पे स्लाइटली कूलाम्बिक रिपल्शन बढ़ने लगते हैं, कूलाम्बिक रिपल्शन इंक्रीजेस, ठीक है ना। यहाँ पे कूलाम्बिक रिपल्शन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, पहले Mn में, ठीक है ना, Fe में पहले एक पेयर होता है, एक पेयर अनपेयर्ड, अनपेयर्ड तो पहले क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पे सारे के सारे पेयर्ड नहीं है, मैंगनीज में 0 पेयर्ड है, फिर Fe में एक पेयर्ड होता है, तो एक पेयर्ड मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कूलाम्बिक अट्रैक्शन बढ़ेगा, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर सीधा यहाँ पे 5 पेयर्ड हो जाएंगे, डी के अंदर 5 पेयर्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पे कूलाम्बिक रिपल्शन क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है। तो जब मैक्सिमम रिपल्शन फोर्सेस होते हैं तो साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है ना। तो आपके पास में ये ट्रेंड है
तो यहाँ पे हमारे पास में कोई कूलाम्बिक रिपल्शन नहीं है, ओनली अट्रैक्शन, तो इसलिए डिक्रीज होगा मैंगनीज तक, फिर कूलाम्बिक रिपल्शन धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ये बैलेंस करेगा जेड इफेक्टिव को। फिर मैक्सिमम कूलाम्बिक रिपल्शन लास्ट में होता है, तो रिपल्शन अगर ज़्यादा होगा तो साइज़ क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको ट्रेंड्स इन डी ब्लॉक याद रखना है। तो डी ब्लॉक का एक सिंपल सा ट्रेंड आपके पास में होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल साइज डिक्रीज होता है, पहले साइज डिक्रीज होता है, फिर इसके बाद में कांस्टेंट रहता है, और फिर इसके बाद में इंक्रीज करता है। तो अब अगर बात करें कि स्कैंडियम और कॉपर में किसका साइज़ बड़ा होगा, स्कैंडियम और जिंक में, तो आपको आंसर देना है स्कैंडियम का साइज़ बड़ा होगा। ठीक है ना बेटा, जिंक का साइज़ बड़ा नहीं होता है, स्कैंडियम का साइज़ बड़ा होता है। तो ये आपके पास में 3D सीरीज़ का ट्रेंड हो गया। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप आते हैं। तो डी ब्लॉक में जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो डाउन द ग्रुप कैसा ट्रेंड रहता है वो हम बता देते हैं। डाउन द ग्रुप हमारे पास में जब आएंगे तो आपके पास में 3 सीरीज़ होती है बेटा, एक तो होती है 3D सीरीज़, फिर होती है 4D सीरीज़, और फिर होती है 5D सीरीज़। तो 3D सीरीज़ से जब 4D सीरीज़ में आएंगे तो अगर आपके पास में एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होगा 18 इलेक्ट्रॉन तो साइज़ इंक्रीज ही करेगा। 4D सीरीज़ से अगर 5D सीरीज़ की तरफ आ रहे हैं और अगर आपके पास में 32 इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीमेंट होता है तो आप साइज़ को बराबर बोल देंगे। ठीक है बेटा, तो हमारे पास में जब स्कैंडियम वाली सीरीज़ चलती है तो स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टीनियम, तो लैंथेनम और एक्टीनियम के बीच में 32 इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास में 18 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, और यहाँ पे हमारे पास में 18 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है। तो जब भी 18 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है तो आप वहाँ पे साइज़ इंक्रीज ही बोलेंगे, और जब 32 होगा तो वहाँ पे कांस्टेंट बोलेंगे। तो ये स्कैंडियम वाला हो गया। फिर हमारे पास में टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम और रदरफोर्डियम, और यहाँ पे मेरे पास में जिंक, कैडमियम, मरकरी और कैनेडियम। तो यहाँ पे जब आप देखते हैं तो यहाँ से टाइटेनियम से जिरकोनियम में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अप टू जिंक तक ऐसा ही होता है, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने जिंक से कैडमियम का साइज़ इंक्रीज बताएंगे, पर जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपके पास में 32 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। इनके बीच में भी आपके पास में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें भी 32 ही होता है, तो यहाँ पे साइज़ लगभग आप बराबर बोल देंगे। तो पहली बार जब 32 आता है तो उसका रीज़न होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, रीज़न होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स 4f में एंटर किए हैं। और दूसरी बार जो रीज़न होता है वो होता है आपके पास में 32 का, उसको बोला जाता है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स f में तो एंटर किए हैं पर 5 के f के अंदर एंटर किए हैं, जो कि एक्टिनाइड सीरीज़ का होता है। तो आपके पास में इस टाइप का आपको डाउन द ग्रुप ट्रेंड मिलता है इन डी ब्लॉक। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एफ ब्लॉक के अंदर। तो एफ ब्लॉक के अंदर क्या होता है, जब आप एफ ब्लॉक की बात करते हैं तो एफ ब्लॉक में डाउन द ग्रुप आप डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि 2 ही आपके पास में ग्रुप है और उनका साइज़ लगभग बराबर होता है। तो एफ ब्लॉक के अंदर जब आप बात करते हैं तो एफ ब्लॉक में लेफ़्ट टू राइट सीरीज़ की बात करी जाती है। तो एफ ब्लॉक में लेफ़्ट टू राइट जब आप जाते हैं तो सीरियम से लेकर आपके पास में ल्यूटेशियम तक एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, सीरियम से ल्यूटेशियम तक एलिमेंट होते हैं। तो साइज़ क्या होता है, लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो डिक्रीज़ ही होता है, रेगुलर डिक्रीज़ होता रहता है हमारे पास में साइज़, अगर मैं कोवलेंट रेडियस की बात करता हूँ। ठीक है ना, तो डिक्रीमेंट लिखें, डिक्रीमेंट इन साइज, डिक्रीमेंट इन साइज ऑफ 4f सीरीज, डिक्रीमेंट इन साइज ऑफ 4f सीरीज is due to poor shielding effect, is due to poor shielding effect of 4f electrons. Due to poor shielding effect of 4f electron, this effect is called lanthanide. This effect is lanthanide contraction. ये lanthanide contraction कहलाता है। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता रहता है रेगुलर। फिर अगर आप बात करेंगे
एक्टिनाइट सीरीज़ में, तो एक्टिनाइट सीरीज़ स्टार्ट होती है थोरियम से और ख़त्म होती है हमारे पास में लॉरेंशियम पे। तो एक्टिनाइट सीरीज़ में भी हमारे पास में लेफ़्ट से राइट जब जाएंगे तो साइज़ क्या होता रहता है, डिक्रीज़ होता रहता है। बट इसका जो कारण है वो 4f के इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंटर होते हैं 5f के इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अपने इसको बोलते हैं एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, तो डिक्रीज़ हो रहा है साइज़, तो इसको बोलते हैं एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास में, ठीक है ना, सभी एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स थे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ हमारे पास में आयनिक रेडियस की बात कर लेते हैं। तो आयनिक रेडियस की बात करने से पहले हम आयंस की बात जरूर करेंगे। आयंस हमारे पास में दो कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं कैटायंस, एक होते हैं कैटायंस, और एक होते हैं हमारे पास में एनायंस। जैसे कि आपको पता है कि दो टाइप के ही आपके पास में, एक तो होता है कैटायन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको वो कहा जाता है एनायंस। तो ये कैटायन कैसे बनते हैं, तो इट इज़ फॉर्म ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, formed by removal of electron, whereas anions are formed by addition of electrons. anion फॉर्म होते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन हमारे पास में जब आप रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो z इफेक्टिव क्या होता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्शन लगाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी कम हो जाते हैं। और जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाते हैं, तो z इफेक्टिव जो होता है वो कम हो जाता है। ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन z इफेक्टिव कम हो जाता है, तो साइज जो होगा एनायन का क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। वेराज साइज ऑफ कैटायन इज डिक्रीज्ड, क्योंकि z इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। सपोज आपके पास में एक नॉर्मल एटम है A और आपने इससे A माइनस बनाया, तो इसका साइज बेटा ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें z इफेक्टिव कम हो गया है। और अगर आपने A प्लस बनाया तो उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर वो एक ही एटम के आयंस हैं, एटम्स ऑफ सेम आयंस, एटम्स ऑफ सेम आयंस, एटम्स ऑफ सेम आयंस में ये होगा हमारे पास में। एटम्स ऑफ डिफरेंट आयंस के लिए क्या होगा वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट आयंस के लिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट आयंस के लिए मैं डिस्कस करूँगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए। तो डिफरेंट आयंस बना रहे हैं अपने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस के लिए हम डिस्कस करते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस उन्हें कहा जाता है जिनमें नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स सेम हो। सो those ions which have same number of electrons, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी सेम होगा, और सेम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तो अब केवल बात आ जाएगी कि प्रोटॉनिक अट्रैक्शन कितना है। तो आपके पास में जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो आप फॉर्मूला देखते हैं z इफेक्टिव का, तो z इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है z माइनस s, दैट इज शील्डिंग कांस्टेंट। सो s की वैल्यू क्या हो जाती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, आयंस ऑफ डिफरेंट एटम्स ही होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका z इफेक्टिव ज़्यादा होगा। एज एटॉमिक नंबर ऑफ आयन इंक्रीज्ड, z इफेक्टिव विल इंक्रीज्ड। ठीक है बेटा, तो z इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा, देयरफॉर वी कैन से दैट हम ये कंक्लूड करेंगे, अगर z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो उसका एटॉमिक रेडियस जो होगा वो डिक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस। z इफेक्टिव जब इंक्रीज करता है तो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस डिक्रीज कर जाता है। जैसे मेरे पास में कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं, आपको साइज बताना है, n-3, O-2, F-1। तो इसमें सभी में अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 मिलेंगे सभी में,
पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जब आप देखेंगे तो इसमें 7 होंगे, इसमें 8 होंगे, इसमें 9 होंगे। तो जिसमें ज़्यादा प्रोटॉन है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को और उसका साइज़ क्या हो जाएगा, कम। तो इसलिए अपने पास में क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसका एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा था तो इसका एटॉमिक रेडियस कम है। नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस जो है वो कम है, एटॉमिक नंबर कम है, इसलिए उसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास में ये ट्रेंड है। अगर मान लीजिए ऐसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस आ जाएं, P-3 S-2 Cl-, तो इनमें भी हमारे पास में सबसे ज़्यादा जो साइज़ होगा वो P-3 का होगा और सबसे कम हो जाएगा Cl- का। इसी तरह हमारे पास में अगर ये मान लीजिए ये आ जाए Na+, Mg+2 और Al+3, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं, इनमें सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो Al+3 का साइज़ सबसे कम हो जाएगा एज इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर मतलब सबसे कम साइज़, और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है तो इसका सबसे बड़ा साइज़। तो ये हमारे पास में वेरिएशन होते हैं बेटा आयंस के। तो ठीक है ना, इस तरह से आप आयंस के भी देख सकते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे